हमने पिछली कड़ियों में चौहान शासक दुर्लभ राय, माणक राय तथा गुवक प्रथम की चर्चा की थी। गुवक प्रथम के बाद उसका पुत्र चंद्रराज द्वितीय अजमेर का शासक हुआ। उसके बाद गुवक द्वितीय अजमेर का राजा हुआ। इस काल तक चौहानों की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि गुवक द्वितीय की बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक भोज प्रथम के साथ हुआ। गुवक द्वितीय के बाद चंदनराज अजमेर की गद्दी पर बैठा। चंदनराज ने दिल्ली के निकट तमरावटी पर आक्रमण किया तथा तमरावटी के तोमर राजा रुद्रेन अथवा रुद्रपाल का वध कर दिया। तब से दिल्ली के तोमर शासक अजमेर के चौहानों के अधीन सामंत हो गए। हर्षनाथ मंदिर से मिले एक लेख के अनुसार चौहान नरेश चंदनराज की रानी रुद्राणी, जिसे आत्मप्रभा भी कहते हैं, यौगिक क्रिया में निपुण थी और बड़ी शिव भक्त थी। वह पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक अपने इष्ट महादेव को अर्पित करती थी। इस शिलालेख से इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि इस काल में पुष्कर की झील भी उनके अधिकार में आ चुकी थी। इस प्रकार इस काल में चौहानों के अधिकार में कम से कम 4 बड़ी झीलें थीं, जिनमें से लूणकरणसर, डीडवाना तथा सांभर की झीलें खारे पानी की थीं, जिनसे नमक बनता था। पुष्कर की झील मीठे पानी की थी तथा इस पर अधिकार होना बड़े गर्व की बात थी। पुष्कर को भारत के समस्त तीर्थों का प्रमुख माना जाता है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अनुसार चंदनराज का उत्तराधिकारी वाकपतिराज प्रथम हुआ, जिसे बप्पराज भी कहा जाता है। हर्षनाथ लेख में उसे महाराज कहा गया है, जो उसकी राजनीतिक स्थिति का सूचक है। जब राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को जर्जर कर दिया तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में वाकपति राज चौहान ने प्रतिहारों को परास्त करके उनके कई क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिए। इस कारण वाकपति राज के राज्य की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत तक जा पहुंची। वह एक महान योद्धा था। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि उसने 188 युद्ध जीते। इन विजयों के कारण वाकपति राज प्रथम का राज्य अत्यंत समृद्ध हो गया था। राजा तंत्रपाल ने वाकपति राज पर आक्रमण किया, किंतु तंत्रपाल बुरी तरह परास्त हुआ। वाकपति राज के 3 पुत्र थे, सिंहराज, लक्ष्मण राज तथा वत्सराज। वाकपति राज की मृत्यु के बाद ईस्वी 950 में सिंहराज उसका उत्तराधिकारी हुआ। लक्ष्मण राज नाडोल के पृथक राज्य का स्वामी हुआ, जिसे लखनसी भी कहते थे। सिंहराज महान राजा हुआ। उसके काल में तोमरों ने राजा लवण की सहायता से सिंहराज के राज्य पर आक्रमण किया, किंतु तोमर पराजित हो गए। राजा लवण को प्राचीन पुस्तकों में सलबन भी लिखा गया है। सिंहराज ने राजा लवण को बंदी बना लिया। इस पर प्रतिहार शासक स्वयं चलकर सिंहराज के पास आया और उसने सिंहराज से प्रार्थना करके लवण को मुक्त करवाया। सिंहराज के बारे में कहा जाता है कि उसकी कैद में उतनी ही रानियां थीं जितने उसके महल में थीं। इस उक्ति का आशय इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंहराज ने बड़ी संख्या में शत्रु राजाओं को मारकर उनकी रानियों को बंदी बना लिया था। सिंहराज अपनी उदारता के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि सैन्य अभियानों के लिए। हम्मीर महाकाव्य कहता है कि जब उसके अभियान का डंका बजता तो कर्नाटक का राजा उसकी चापलूसी करने लगता। माही एवं नर्मदा के बीच दोआब क्षेत्र में स्थित लाट का राजा अपने दरवाजे उसके लिए खोल देता। तमिल प्रदेश का चोल नरेश कांपने लगता। गुजरात का राजा अपना सिर खो देता तथा बंगाल में स्थित अंग के राजा का हृदय डूब जाता। सिंहराज लगातार अरबों एवं तुर्कों से लड़ता रहा। एक युद्ध में उसने तुर्कों के सेनापति हातिम का वध किया तथा उसके हाथियों को पकड़ लिया। एक अन्य अवसर पर उसने सुल्तान हाजीउद्दीन के नेतृत्व में अजमेर से 25 किलोमीटर दूर जेठाना तक आ पहुंची
मुस्लिम सेना को खदेड़ दिया। सिंहराज ईस्वी 956 तक जीवित रहा। हर्ष अभिलेख के अनुसार हर्ष मंदिर का निर्माण उसके काल में ही पूरा हुआ। इस अभिलेख में चौहानों की तब तक की वंशावली दी गई है। सिंहराज के बाद उसका पुत्र विग्रहराज द्वितीय चौहानों की गद्दी पर बैठा। विग्रहराज द्वितीय प्रतापी शासक हुआ। शकराई लेख में उसे महाराजाधिराज लिखा गया है। उसने अपने राज्य का बड़ा विस्तार किया। अजमेर का राज्य प्राचीन काल से सपादलक्ष अर्थात 1 लाख तथा 1/4 लाख कहलाता था। इससे अर्थ यह लिया जाता है कि अजमेर राज्य में 1.25 लाख नगर एवं गांव थे। संपूर्ण पूर्व एवं दक्षिणी राजपूताना, मारवाड़ का काफी बड़ा हिस्सा तथा उत्तर में भटनेर तक का क्षेत्र इस राज्य में सम्मिलित था। संस्कृत का सपादलक्ष ही हिंदी भाषा में श्वाड़क 1.25 लाख बन गया, जिसमें नागौर, अजमेर तथा सांभर भी आते थे। विग्रहराज द्वितीय ने प्रतिहारों की अधीनता त्याग दी और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। विग्रहराज द्वितीय ने ईस्वी 973 से ईस्वी 996 के बीच की अवधि में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का शासक मूलराज अपनी राजधानी खाली करके कच्छ में भाग गया। इस पर विग्रहराज अपनी राजधानी अजमेर लौट आया। उसने दक्षिण में अपना राज्य नर्मदा तक बढ़ा लिया। उसने भरूच में आशापूर्णा देवी का मंदिर बनवाया। हमीर महाकाव्य के अनुसार विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के राजा मूलराज का वध किया। यहां से चौहानों तथा चौलुक्यों का संघर्ष आरंभ हुआ, जिसका लाभ अफगानियों ने उठाया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज द्वितीय तथा उसके बाद गोविंदराज द्वितीय अजमेर के शासक हुए। ईस्वी 1008 में जब अफगानी आक्रांता महमूद गजनवी ने पंजाब के शासक आनंदपाल पर आक्रमण किया, तब उज्जैन, कलिंजर, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली तथा अजमेर के राजाओं ने एक संधि की तथा मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध एक संघ बनाया। राजा आनंदपाल की सहायता के लिए हिंदू औरतों ने अपने आभूषण गलाकर बेच दिए तथा उससे प्राप्त धन इस संघ की सहायता के लिए भेजा। अजमेर के शासक गोविंदराज द्वितीय ने महमूद गजनवी को परास्त किया। पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि गोविंदराज को वैरी घट्ट की उपाधि दी गई। इस प्रकार अजमेर के चौहानों ने 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अरब एवं अफगानी आक्रांताओं से डटकर लोहा लिया। इस काल में चौहान इतने शक्तिशाली हो गए थे कि न तो भारत के हिंदू शासक और न अरब और अफगान के मुस्लिम आक्रांता ही चौहानों के समक्ष टिक पाते थे। फिर भी भारत पर दुर्भाग्य की काली आंधी गहराती जा रही थी और कोई भी हिंदू राजा उसके खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा था। अगली कड़ी में देखिए, अजमेर के राजा वीर्य राम चौहान ने महमूद गजनवी को युद्ध में घायल करके भगा दिया।